कोई बताएंगे मुझे? स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर हैं? बता दें कोई? यस सर, क्लियर है। क्लियर है देखो, सर। रिप्रोडक्शन इन पैरामेसियम। पैरामेसियम में रिप्रोडक्शन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो देखते हैं पैरामेसियम में सबसे पहले तो जितना भी रिप्रोडक्शन हुआ उन सबको हम लगभग लगभग 2 भागों में बांटते हैं। ठीक, उनको कितने भागों में बांट रहे हैं हम लोग? 2 भागों में। क्या क्या देख लीजिए। कोई बता पाएंगे रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? री मतलब पुनः, प्रोडक्शन मतलब बनना, तो लगातार बनते रहना, बार बार बनते रहना, संख्या बढ़ते रहना, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, इंक्रीजिंग या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। किसी प्रजाति की बात कर रहे हो आप, तो उस प्रजाति के जितने बंदे हैं, जितने इंडिविजुअल्स हैं, उनकी संख्या का बढ़ना क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। तो हम बात कर रहे हैं पैरामेसियम में। पैरामेसियम में 2 प्रकार की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। सबसे पहले को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, पहले वाले को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कोई बताएंगे मुझे? कोई बताएं, फटाफट बताएं, सब पढ़ चुके आप लोग? वह रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट इन्वॉल्व ना हो, है ना? सेक्सुअल मतलब क्या होता है? गैमेट का इन्वॉल्वमेंट, स्पर्म या ओवा का इन्वॉल्वमेंट। बिना स्पर्म ओवा की यदि संख्या बढ़ने लगे तो क्या बोलूंगा मैं उसको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, यहाँ लिख रहा हूं मैं, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट क्या कहलाता है? स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम। क्लियर है ना इतना? मतलब ये भाग नहीं लेंगे, स्पर्म ओवा भाग नहीं लेंगे, और उनके अलावा यदि रिप्रोडक्शन हो रहा है, संख्या बढ़ रहा है, तो क्या कहलाएगा वो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मतलब एब्सेंट होता है। यहाँ पर ए का मतलब लिख दे रहा हूं मैं, एब्सेंट। और सेक्सुअल मतलब क्या होता है यहाँ पर? गैमेट। गैमेट की अनुपस्थिति में ही यदि संख्या बढ़ने लगे तो क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जो पढ़ने वाले हैं, बहुत स्पेशल प्रकार का वो एक रिप्रोडक्शन है, उसका नाम है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल में क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ये हमारा टॉपिक है, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक, फिर भी बाकी तरफ दूसरा देख लेते हैं। अगर एक तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हो। हालांकि प्योर यहाँ पर स्पर्म ओवा नहीं बनते हैं,
न्यूक्लियस को ही मतलब स्पर्म और ओवम मान लेते हैं, इसलिए उसको सेक्सुअल तो बोल सकते, लेकिन प्योरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। वो न्यूक्लियस के बेस पे बोल रहे हो आप, ठीक। तो मैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करके मैं न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन बोलते, समझ में आएगा? न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, ये हालांकि हम सरल शब्दों में समझने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, लेकिन प्योरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्योरली यहाँ पर गैमेट भाग नहीं लेंगे। हाँ, इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, एक को मेल न्यूक्लियस, एक को फीमेल न्यूक्लियस बोलते हैं, इसे इसमें गैमेट के तौर पर बोल सकता हूं, लेकिन प्योरली वो गैमेट नहीं है। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए अच्छा शब्द क्या आएगा उसके लिए? न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगे, मेल न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस, नाम देंगे उसको हम। क्लियर है ना? समझे कि नहीं? with involvement of male nucleus, हालांकि इसको मैं मेल गैमेट भी बोल सकता हूं बोलने के लिए, लेकिन प्योर नहीं होगा, देखना। मेल गैमेट एंड फीमेल न्यूक्लियस, तो फीमेल गैमेट जो हो गया। इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हम लोग, देखिए इसमें क्या क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता हूं मैं यहाँ पर, कंजुगेशन नाम सुने हो आप लोग? कंजुगेशन, ठीक। दूसरा, आप ऑटो के भी नाम सुने होंगे, ठीक। तीसरा, सैटो के भी नाम सुने होंगे। और चौथा नंबर पे आप नाम सुने होंगे एंडोमिक्सिस। ये चार चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है आप लोगों को ये? तो यस करके भेजो जल्दी। ठीक, चलिए भाई अब ध्यान दें। यहां पर एक चीज समझने का प्रयास करें आप लोग। आज के क्लास में हम केवल ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन की बात करेंगे। आगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में केवल कंजुगेशन की बात करेंगे, और फिर अगली तीसरी क्लास में, थर्ड क्लास में हमारा इन तीनों की बात करेंगे, तो जाके हमारा रिप्रोडक्शन का टॉपिक पूरा होगा। क्लियर है? कि कंजुगेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं इसको खत्म करके इसको शुरू करूंगा, कंजुगेशन तो खत्म नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, अगली क्लास में कंजुगेशन, उसकी नेक्स्ट क्लास में ऑटोगेमी, साइटोगेमी और एंडोमिक्सिस के बारे में बात करेंगे। चलिए मैं हेडिंग डालता हूं, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। चलिए भाई,
इसमें मैं 1 नंबर डाल दूं क्या, पहला नंबर कर देता हूं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक, अब सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करें कि जो पैरामेशियम होता है, ये उसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये पैरामेशियम है, ये सब पढ़ चुके हम लोग। ये उसका ओरल ग्रुप होता है ऐसे ही। तो पैरामेशियम की एंटीरियर पोर्शन ये हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, पोस्टीरियर, इधर वेंट्रल पोर्शन हो गया, हम पढ़ चुके थे इसको, इधर डॉर्सल पोर्शन हो गया। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, ये पोर्शन जो उसका हो गया, अगर मैं ऐसे बात करूं, ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या कहलाएगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल, पूरी लंबाई में है ये। अगर मैं ऐसे बात करता हूं तो क्या कहलाएगा, ये ट्रांसवर्स। ठीक, कहने का मतलब है अगर ऐसे कट करता हूं तो लॉन्गिट्यूडिनल कट कहलाएगा, ऐसे कट करता हूं तो ट्रांसवर्स कट कहलाएगा। जिसमें एनिमल एंटीरियर पोस्टीरियर दो भाग में बढ़ जाता है, तो ऐसा सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है। ठीक, हाँ या ना बताएं जल्दी। यस सर। ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, पूरी लंबाई में काट, लंब काट बोलते हो, और ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट, ट्रांसवर्स। अब बोला क्या, देखिए ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब, बाइनरी मतलब दो होता है, बाइनरी का मतलब होता है टू, फिजन का मतलब होता है कट होना, टूटना, डिवाइड होना। ट्रांसवर्स मतलब हो गया कौन सा, पूरी लंबाई के राइट एंगल पे, राइट एंगल 90 अंश के कोण पे। अगर लंबाई ऐसा है तो उसके 90 अंश के कोण पे ऐसा 90 अंश बना कि नहीं है, यहाँ भी 90 अंश बना, यहाँ भी 90 डिग्री बना, देखो ऐसे दिख रहा नहीं है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो पूरी लंबाई में 90 एंगल पे जब कट होता है, राइट एंगल कट, उसको क्या बोलते हो आप, ट्रांसवर्स। ठीक, ट्रांसवर्स कट। जिससे कितना पैरामीशियम बनेंगे, एक पैरामीशियम तो ये बना लेगा इतना, और दूसरा बन जाएगा इतना। कितना पैरामीशियम बन रहा है, जब ट्रांसवर्स कट हो रहा है तो कितना पैरामीशियम बन रहा है, दो पैरामीशियम। एक पैरामीशियम कौन से भाग से बनेगा, पैरामीशियम के एंटीरियर पोर्शन से, एंटीरियर हाफ से, इतना से पैरामीशियम बनेगा। दूसरा पैरामीशियम कहां से बनेगा, पोस्टीरियर हाफ से, पिछले वाले आधे हिस्से से, इतना से बनेगा। हाँ या ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं। यस सर। ठीक, आगे वाले एंटीरियर हाफ से जो पैरामीशियम बनता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटर, और पोस्टीरियर हाफ से जो पैरामीशियम बनता है उसको बोलते हो ओपिस्थे। मैं लिखा दूंगा पूरा कमेंट, बस एक जनरल सा माइंड में आपके सेट कर रहा हूं कि हम पढ़ने के वाले हैं। ठीक, ये कहानी हो गई। तो बाइनरी फिजन में अंदर न्यूक्लियस होंगे, मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, उनके साथ क्या होगा सब बताऊंगा। कॉन्ट्रेक्टिल वैक्यूल दो दो मिलेंगे, उनके साथ क्या होगा सब बताऊंगा। डायसो सिस्टम दिख रहा है, ओरल ग्रुप देखो, वो क्या होगा उनके साथ बताऊंगा। पहले ये माइंड में सेट करो कि हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या होने वाला है यहाँ पर। ठीक, दूसरा चीज, कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कब होगा, पहला क्वेश्चन ये है कब होगा ये। तो कब होगा बोलने पर सबसे पहला कमेंट में लिख रहा है यहाँ पर ऐसे करके, जब पैरामीशियम को सामान्य तौर पर भोजन, पानी और तापमान, आसपास का एरिया नॉर्मल रहता है, सब मिलते रहता है अच्छे से, मतलब उसके लिए जब फेवरेबल कंडीशन रहता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे हैं ना।
जब इन्वायरमेंट सब ठीक ठाक रहता Yes, है sir. उस समय ये बाइनरी फ्यूजन कर रहा होता है। मैं लिख दे रहा हूं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ठीक, क्या होता है बोलने पर ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन बोलो या हॉरिजॉन्टल। देखो ऊपर से नीचे अगर ऐसे कटता तो उसको मैं वर्टिकल बोलता, ऐसे कट रहा है तो उसको मैं ट्रांसवर्स बोलूंगा या हॉरिजॉन्टल बोलूंगा। ऊपर से नीचे करता तो लॉन्गिट्यूडनल बोलता या वर्टिकल बोलता, एक ही था नाम। चलो मैं इसको भी लिख दे रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल बोलूं या क्या बोलूं मैं इसको वर्टिकल बोलता, पूरी लंबाई में कटना। और ट्रांसवर्स कट रहा है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल बोल सकता हूँ। इसको ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर बोलते हो, इसको क्षैतिज बोलते हो आप, ठीक, हिंदी में बोलते तो ये। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन क्या हो रहा बोलने पर, उस समय क्या होगा बोलने पर, बोलिए जी। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, या उसका दूसरा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल बाइनरी फ्यूजन होता है। क्लियर करके बता दें, सुन पा रहे हो तो? Yes, sir. ठीक, तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन या हॉरिजॉन्टल बाइनरी फ्यूजन जो लिखे हम लोग, यहाँ पर कट कैसे होता है, कटता कैसे है, कहां से कटता है, बोलो कैसे करता है ये पूरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के राइट एंगल पे बोला, 90 अंश के कोण पे से करता है। समझ में आया ना? तो इसको क्या कट है बोलने पर मैं नीचे लिख दे रहा हूं, चलिए यहाँ पर एट राइट एंगल टू द किसके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, longitudinal axis of the body, पूरे बॉडी की लंबाई के 90 अंश के कोण पे करते हैं, इसका मतलब सीधा ये है। ठीक भाई, जब भी ये इस काम को करना चाहता है, ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन करना चाहता है, तो याद रखें हमेशा ये फीडिंग की प्रोसेस को बंद कर देता है, खाना पीना बंद कर देता है। खाना पीना बंद कर देगा तो सीधी सी बात है, जो ओरल ग्रुप्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपियर। ये इसका कोई रोल नहीं रहा ना, क्योंकि खाना पीना बंद कर दिया तो ओरल ग्रुप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपियर, खत्म हो जाएगा, इसका रोल ही नहीं है। मैं एक कमेंट और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बाकी कमेंट आगे लिखेंगे हम। चलिए ड्यूरिंग फ्यूजन मतलब बाइनरी फ्यूजन, कितने बार लिखूंगा इसको, फीडिंग स्टॉप, फीडिंग बंद हो गया, एंड इट्स ओरल ग्रूव, और जितना भी बकल स्ट्रक्चर है, बकल स्ट्रक्चर मतलब बकल कैविटी, साइटोस्टोम, फेरिंग्स, जो भी पढ़े थे हम लोग, वो सब क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। एंड बकल स्ट्रक्चर, जितने भी थे बकल स्ट्रक्चर बिगेन टू
डिसअपियर, ये डिसअपियर। समझ में आया इतना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब डायग्राम देखें। अब डायग्राम देखेंगे अब ज्यादा समझ में आएगा। ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। देखें ध्यान से, ये वो पेरेंट पैरामीटर में शुरू वाला पेरेंट था, ठीक। इसमें देखिए माइक्रोन्यूक्लियस भी है, छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियस, बड़ा वाला मैक्रोन्यूक्लियस। आपको याद होना चाहिए माइक्रोन्यूक्लियस हमेशा डिप्लॉइड होते हैं और मैक्रोन्यूक्लियस हमेशा क्या होते हैं? पॉलीप्लॉइड होते हैं। याद रखना मैक्रोन्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाता है, जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, मतलब परमेश्वर के पूरे बॉडी में डाइजेशन, एक्सक्रेशन, सिक्रेशन, रेस्पिरेशन जो भी हो रहा है, सभी काम को करने के लिए जो जो एंजाइम प्रोटीन की जरूरत है बनाता है। जबकि माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है और इस माइक्रोन्यूक्लियस से ही मैक्रोन्यूक्लियस का निर्माण होता है। ये भी पढ़े थे हम लोग। माइक्रो से ही मैक्रो बनता है, कैसे बनता है हम आगे बात करेंगे इसको, ठीक। अभी तो हम पढ़ रहे हैं क्या? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस। तो शुरू में जो पैरामीटर था वो था ये, क्या बता दें मुझे, ये क्या बताइए तो? Oral group. ग्रुप्स। अब बाकी जो है बकल स्ट्रक्चर इधर है ना, बाकी सब बकल स्ट्रक्चर सब है यहाँ पर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो अगले प्रोसेस में क्या हो रहा है देखिए, जब भी बाइनरी फ्यूजन होना होता है सबसे पहले तो कौन गायब हो गया? देखो ये दिख रहा है क्या, बताओ मुझे यहाँ पर? दिख रहा है ओरल ग्रुप, बकल स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, गायब हो गया। नहीं दिख रहे हैं। गायब हो गया। तो सबसे पहला काम Yes, क्या sir. हो गया कि अगर बकल कैविटी ओरल ग्रुप ही नहीं है तो खाना पीना तो सोच भी नहीं सकते आप। अब आपका आहार नाल और मुंह नहीं है तो खा कहाँ पाओगे आप? तो फीडिंग स्टॉप हो गया, क्योंकि ये सब क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। दूसरा चीज, माइक्रोन्यूक्लियस को देखो क्या हो रहा है। देखो ये माइक्रोन्यूक्लियस, ये है बड़ा वाला मैक्रोन्यूक्लियस। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। माइक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, मैक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन डिवाइड होने के तरीके दोनों के अलग अलग हैं। देखें ध्यान से, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग माइटोटिकली। माइटोटिक मतलब, माइटोटिक मतलब क्या? जिसमें G1 S G2 M People. ये सब फेज पा जाए। माइटोटिक मतलब मैं कहीं लिख दे रहा हूं, चलिए यहां पर माइटोसिस, एक माइटोसिस है हमारे पास, और दूसरा है क्या है? एमाइटोसिस। देखो तो, मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग एमाइटोटिकली, ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। अब एमाइटोसिस क्या होता है भाई, इसको लिख देते हैं यहां पर। चलिए मैं दो बेसिक अंतर बता रहा हूं कि माइटोसिस डिवीजन जब भी होता है ना, उसमें वो अलग अलग फेजेस पाए जाते हैं। जैसे एम फेज के, जैसे एम फेज में क्या होता है बताइए? प्रोफेज, पढ़े हो कि नहीं? मेटाफेज, एनाफेज,
और टेलोफेज। ये होता है। यहां पर इस प्रकार का कोई फेज नहीं पाया था। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, चलिए ऊपर से नीचे कर दे रहा हूं, ये समझ लीजिए आप, अलग तरह से कर रहा हूं, चलिए आपको दिख पाएगा अच्छे से ना। चलो मैं सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं। बताइए पहले क्या होता है बताओ तो। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर M फेज। M फेज में क्या क्या होता है बताइए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हो गया। और फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। ये हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं जो बोल रहा हूं मैं। इन सब के अलग अलग फंक्शन है भाई। तो ये सब फेजेस पाए जाते हैं माइटोसिस में। माइटोसिस में क्या होता है, ऐसा कोई फेज, ऐसे कोई सब फेजेस नहीं पाए जाते। दो ही चीजें होता है, पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। यहां पर कैरियोकाइनेसिस किसको बोलते हैं जी। एम फेज में बाकी जो ये फेज बच गया है ना, कैरियोकाइनेसिस, ये नीचे वाला साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में अलग अलग फेज दिख रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ पर ऐसा कोई फेज नहीं पाया जाता। ए मैट्रिक्स में कोई फेजेस, सब फेजेस नहीं पाए जाते, केवल क्रोमोसोम टूटता है और साइटोप्लाज्म में अलग हो जाती है। ऐसे कोई अलग अलग फेजेस नहीं पाए जाते। अंतर दिख रहा है आप लोगों को। हाँ या ना बताएं जल्दी। यस सर, दिख रहा है सर। यस सर। हाँ चलिए, दूसरा बड़ा अंतर क्या होता है देखिए तो, अलग कलर से कर रहा हूं। दूसरा सबसे बड़ा अंतर क्या है कि माइटोसिस डिवीजन में स्पाइंडल फाइबर बनता है, तब तो जाके बीच में क्रोमोसोम अटैच होता है ना मेटाफेज में, अगर पढ़े होंगे तो स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। यहां पर नो स्पाइंडल फाइबर, बिना स्पाइंडल फाइबर के होता है ये। क्लियर है, अंतर समझ में आ रहा है ना। ये है माइटोसिस और एमाइटोसिस। और भी अंतर है, मैं ढेर सारे अंतर को नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरा टॉपिक ये नहीं है अभी। थोड़ा सा बता दिया, समझ जाओ इतने में। क्लियर, आगे बढ़ो। क्लियर है सर। तो माइक्रोन्यूक्लियस में क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, उससे दो भागों में डिवाइड होगा। देखो जूम कर रहा हूं, ध्यान दो, दिख रहा है। और बीच में स्पाइंडल फाइबर बन रहा है। देखो तो ये जो धागा धागा रेसा रेसा दिख रहा है ना, ये भी स्पाइंडल फाइबर है। जबकि मैक्रोन्यूक्लियस जब भी डिवाइड हो रहा है, बीच में कभी भी स्पाइंडल फाइबर नहीं बन रहा है। देखो ठीक है ना, केवल क्रोमोसोम इधर उधर चला गया, बीच से कट गया। ठीक, ये हुआ। तो ये होता है किसमें, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन में। क्या क्या हुआ कि पहले तो फीडिंग स्टॉप हो गए, ओरल ग्रुप, बकल स्ट्रक्चर सब गायब हो गए। दूसरा चीज क्या हो रहा है कि माइक्रोन्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होकर और डिवाइड हो रहा है दो भागों में, और मैक्रोन्यूक्लियस में एमाइटोटिक डिवीजन होकर के दो भागों में डिवाइड हो रहा है। जब भी माइटोटिक डिवीजन होता है माइक्रोन्यूक्लियस में, ये इसमें जो न्यूक्लियस की दो अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, दो अलग अलग न्यूक्लियस बन रहे होते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। देखो तो एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, वो बहुत दूर दूर जाते हैं। देखो एक तो पैरामीशियम के पूरा एंटीरियर एंड पे चला गया और दूसरा पैरामीशियम के पूरा पोस्टीरियर एंड पे जा रहा है। कितना लंबा दिख रहा है देखो तो ये। तो माइक्रो न्यूक्लियाई स्पाइंडल फाइबर की वजह से बहुत लंबा हो जाता है।
कितना लंबा होगा देखिए, जबकि मैक्रोन्यूक्लियस उतना लंबा नहीं होता है। बीच में मैक्रोन्यूक्लियस के बीच में कंस्ट्रिक्शन होता है, दब जाता है, देखो दब गया, यहाँ पर दब जाता है, और जब पैरामेशियम टूटता है तो उसके साथ साथ ये भी टूट जाता है, देखो दो भागों में ये टूट जाएगा, देखो अलग अलग चला जाएगा। तो ये उतना लंबा नहीं हो पाता मैक्रोन्यूक्लियस, क्योंकि स्पाइंडल फाइबर नहीं बना यहाँ पर। तो इसमें स्पाइंडल फाइबर बना है, वो बहुत लंबा दो अलग अलग पार्ट में विभाजित होने लगता है। क्लियर है? हाँ, तो आगे कमेंट लिखूं मैं। हाँ बोलो भाई, कोई सुन पा रहे हो तो? यस सर। ठीक, चलिए सबसे पहला क्या बोलूं मैं इसको, कि माइक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग बाय, देखो ये बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है माइटोसिस डिवीजन ना, बाय कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नाम क्या बता दें मुझे, कौन सी डिवीजन से डिवाइड होता है वो? माइटोसिस। ठीक, हाँ या ना, कोई बताए ना भाई, नहीं सुन पा रहे हो तो आप लोग बताओ, ताकि मैं सुधार पाऊं, कुछ इधर से परेशानी होगा तो। यस सर। बाकी बच्चे? यस सर, सुनाई दे रहा है। ठीक, चलिए अब बीच में बोलते रहे, जब मैं पूछूं ना तो मुझे जवाब देते रहना। ठीक, तो जब भी ऐसे होता है ना, तो रिजल्ट में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो यहाँ पर था, ऐसे होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो फाइनली जैसा का तैसा बन जाएगा वो। ठीक, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होगा, जो का त्यों रहेगा वो। ठीक, चलिए अगला। जब भी इस प्रकार का माइटोसिस शुरू करेगा, तो माइक्रोन्यूक्लियस सबसे पहले थोड़ा सा साइज में बढ़ेगा, थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये साइज छोटा छोटा दिख रहा है, अब यहाँ पर साइज थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा था थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर अब क्या होगा, क्रोमोसोम क्या होगा भाई, डबल हो जाएंगे। जितना भी क्रोमोसोम, मान लीजिए यहाँ पर 50 क्रोमोसोम था, 50 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तब 50 इधर जाएगा, 50 इधर आएगा, तो फिर 50-50 मिलेंगे इसको, माइक्रोन्यूक्लियस को। क्लियर है ना? जितना क्रोमोसोम था उसका क्रोमोसोम डबल हो जाएगा। भाई एस फेज भी तो है ना, एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। ये देखो एस फेज, डीएनए का सिंथेसिस होता है ना यहाँ पर। चलो लिख दे रहा हूं मैं, माइक्रोन्यूक्लियस फर्स्ट इंक्रीज इन साइज, थोड़ा साइज में बढ़ेगा, एंड देन क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज। ठीक, माइक्रोन्यूक्लियस का साइज थोड़ा बढ़ेगा, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ेगी, फिर जाके डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। चलिए, कौन कौन सा प्रोसेस से गुजरेगा वो यहाँ पर, तो किसी का स्पीकर ऑन है, जब बात करेंगे तो चालू करना, बाकी समय बंद रखेंगे, है ना?
तो माइक्रोन्यूक्लियस जो स्पेशल प्रोसेस क्या क्या था, तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ये होगा। M फेज में क्या क्या आएंगे, बोलो जल्दी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। ये आएगा। अगर आप इसको बोलना चाहें तो बाकी के 3 फेज को इंटरफेज के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो सेल साइकिल पढ़ोगे समझ में आएगा सब। ठीक, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद क्रोमोसोम संख्या डबल होके, जैसे मान लीजिए ओरिजिनली यहाँ पर ओरिजिनली माइक्रोन्यूक्लियस में 50 क्रोमोसोम होता है, अब डबल हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 50 इधर जाएंगे और 50 इधर आएंगे, तो फाइनली 50 फिर यहाँ पहुंच गया, 50 यहाँ पे आ गया। ये तो हो रहा है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन जिसको बोलते हो। ठीक, ये हो रहा है पूरा प्रोसेस में। चलिए, माइक्रोन्यूक्लियस एंटर इनटू, ये बना दिया पूरा। चलिए आगे बात करते हैं। अब जहां पर समझ नहीं आया पूछ लेना। बताइए, माइक्रोन्यूक्लियस बहुत लंबा हो जाता बोला मैं, देखो तो किसकी वजह से, बोलो किसकी वजह से इतना लंबा हो रहा है? स्पाइंडल फाइबर की वजह से ना, बीच में पूरा स्पाइंडल फाइबर है ना भाई। ये क्या है? स्पाइंडल फाइबर लिख देते हैं। Micronucleus becomes very much elongated and, अब बताइए इसके जो 2 सिरे हैं, दोनों सिरे 2 अलग अलग डॉटर पैरामीशियम में पहुंच जाएंगे कि नहीं? एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, फाइनली देखोगे एक सिरा ये पहुंच गया, दूसरा ये पहुंच गया, देखो एक पैरामीशियम में आ गया, दूसरा एक पैरामीशियम, देखो यहाँ पर दिख रहा नहीं ये और ये। क्लियर है? हाँ ना बोलो जल्दी। Yes, sir. और जो स्पाइंडल फाइबर था बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्पाइंडल फाइबर डिजल हो जाता है इसका साइटोप्लाज्म में। elongated and its two ends become organized कहाँ पे चला गया, into 2 daughter paramecium, 2 लिखिए macronucleus become very much elongated, लंबा हो गया, and its 2 ends become organized into 2 micronuclei, लिख दे रहा हूं मैं माइक्रोन्यूक्लियाई। भाई इसमें से एक एक ये सब माइक्रोन्यूक्लियाई है ना, ये भी एक माइक्रोन्यूक्लियाई बन रहा है, ये भी एक बन रहा है, जो आखिर में जाके इस पैरामीशियम में जाएगा, इस पैरामीशियम में जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक उसी समय जब माइक्रोन्यूक्लियस में इस प्रकार का डिवीजन हो रहा है, तो ठीक उसी समय मैक्रोन्यूक्लियस के साथ क्या हालत चल रही है, बताया मुझे कोई, उसके साथ क्या घटना घट रहा है? बोलो जल्दी बोलो। साइमल्टेनियसली मतलब उसी समय पर
इन किसमें, मैक्रोन्यूक्लियस, इन नहीं करेगा, मैक्रोन्यूक्लियस लिख दे रहा हूं, मैक्रो न्यूक्लियस डिवाइड। बताओ कौन से डिवीजन से डिवाइड हो रहा है, बताओ तो। एमाइटोटिक डिवीजन द्वारा, ठीक। ए माइटोटिकली, ए माइटोटिक डिवीजन द्वारा वो डिवाइड हो रहा है। और इस डिवीजन में होता क्या है बोलने पर, ये क्या बहुत लंबा हो रहा है कि, देखो तो मुझे बताओ डायग्राम में देख के, ये बहुत लंबा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, एलोंगेट तो हो रहा है, लंबा तो हो रहा है, लेकिन बीच से कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। देखो तो यहाँ दब रहा है, यहाँ दब रहा है और कट जा रहा है, देखो यहाँ दब रहा है और यहाँ दब रहा है ना, और कट रहा है वो। तो उसके मिडिल पोर्शन पे क्या हो रहा है, पहले पर कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, दब रहा है और वहीं से कट रहा है। चलिए कमेंट के रूप में लिख देता हूं मैं इसको। मैक्रोन्यूक्लियस इलोंगेटेड, लंबा तो हो रहा है, एंड कंस्ट्रिक्टेड इन द मिडिल, बीचों बीच, ठीक। ये हो गया मैक्रोन्यूक्लियस का काम, हो गया कंप्लीट। बीच से टूटेगा, दबाव में बटेगा। अब मुझे बताइए, जब ये अपना काम शुरू कर लिया, आगे का प्रोसेस बता दिया क्या हो रहा है। जैसे ही पैरामेशियम में न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड होना शुरू हो गए, जैसे ही दो भागों में डिवाइड होना शुरू हो गए, उसके जस्ट बाद देखिए, जूम कर रहा हूं, दो ओरल ग्रुप भी बनना शुरू हो गए, देखो अलग अलग दिख रहा है कि नहीं, यहां तो गायब हो गया था ना। अब जब दो पैरामीशियम बनने को जा रहा है, तो आगे और पीछे दोनों साइड पे एक एक ओरल ग्रुप नए वाले बनना शुरू हो गए। समझ में आ गया। yes, sir. ठीक, देखो यहां लिख दे रहा हूं, टू ओरल ग्रुप्स now begins to form, नए ओरल ग्रुप बनना शुरू हो गए। एक कहां पे बताइए तो मुझे, एक कहां पे बन रहा है, पैरामेशियम के आगे की हिस्से में जो नया पैरामेशियम बनने जा रहा है वहां बन रहा है, और दूसरा कहां बन रहा है, पैरामेशियम के पिछले पार्ट में जो नया पैरामेशियम बन रहा है वहां बन गया, ये बन रहा है देखो। तो एक एंटेरियर हाफ पर है, दूसरा पोस्टीरियर हाफ वाले भाग पर बन रहा है। चलिए, वन इन द एंटेरियर हाफ, ठीक, एंड द अदर इज, कहां पे बना, पोस्टीरियर हाफ। ये हो गया। अब बताइए, शुरू में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कितना थे, अब इसमें क्या बोलता हूं भाई, एंटेरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो ये क्या था, पोस्टीरियर
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दो वैक्यूल हो गए। अब जब पैरामेसियम बीच से डिवाइड होगा यहां से, भाई दोनों के दोनों वैक्यूल तो चले जाएंगे इधर उधर, दो अलग पैरामेसियम में। देखो यहां जब टूटा, एंटेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहां आ गया, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इधर आ गया। अब यहां से जब टूट रहा है तो वहां पर नए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? नए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनेंगे, वो भी दो ठो। क्यों? क्योंकि दो पैरामीशियम बनने जा रहा है ना, इसलिए दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नए नए बनेंगे। लेकिन एक जो बनेगा वो आगे वाले पैरामीशियम के लिए पोस्टेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहलाएगा, और जो दूसरा बनेगा वो पोस्टेरियर पैरामीशियम के लिए, पीछे की ओर नीचे की ओर बन रहा था, उसके लिए एंटेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहलाएगा। कुछ समझ में आया कहानी? अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मुझे बता दें कौन सा न्यू वाला है, कौन सा ओल्ड वाला है, यहाँ पर बताइए। ये क्या बताइए तो, ओल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, समझ जाओगे। ये वाला क्या है, न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पर ये कौन सा वाला है, न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये कौन सा वाला है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर है? तो ऊपर में जो पैरामीशियम बनेगा उसके लिए न्यू कौन सा होगा, पोस्टेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये वाला। और जब पीछे की ओर नीचे की ओर जो पैरामीशियम बन रहा है, ओरिजिनल पैरामीशियम के पोस्टेरियर भाग से जो पैरामीशियम बन रहा है, उसके ये एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल न्यू वाला होगा। बातों को समझने का प्रयास करें आप। अगर मैं लिख लूं ये, तो ये एंटीरियर हो गया और ये हो जाएगा पोस्टेरियर, ये क्या हो जाएगा, एंटीरियर, ये क्या हो जाएगा, पोस्टेरियर। कोई डाउट है क्या इतने में? बता दें किसी प्रकार का दिक्कत है तो। लिखो आगे कमेंट। यस सर। ठीक, लिख दे रहा हूं मैं, टू न्यू contractile vacuoles are formed। जो दो नए बनेंगे, अब मैं पहले क्या बोल चुका था आपको कि ऊपर वाले हाफ से जो पैरामीशियम बनता है उसको किस नाम से जानते हैं, बोला था मैं, प्रोटर बोला था। अगर आपको याद होगा, इस वाले पैरामीशियम को प्रोटर बोलते हैं, ये प्रोटर पैरामीशियम है। और नीचे वाला क्या कहलाता है, ओपिस्टो पैरामीशियम कहलाता है। ओपिस्टो मतलब पीछे होता है, प्रोटर मतलब आगे होता है, ओपिस्ट है ये। तो प्रोटर पैरामीशियम के लिए कौन सा नया होगा, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ऑपरेशनल पैरामीशियम के लिए एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। क्लियर है? इसकी बात कर रहा हूं। फॉर प्रोटर पैरामीशियम और फॉर ऑपरेशनल पैरामीशियम। बोलिए प्रोटर के लिए कौन सा वाला नया होगा, बताओ जल्दी। पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
और अपस्थ के लिए इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। भाई प्रोटर पैरामीशियम क्या होता है कि पेरेंट पैरामीशियम के जो अगले हिस्से से बनता है, आगे वाले पार्ट से, वो प्रोटर पैरामीशियम कहलाता है। जो पिछले वाले पार्ट से बनता है वो अपस्थ पैरामीशियम कहलाता है, उसको याद रखना। और प्रोटर पैरामीशियम के लिए नया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कौन सा है? पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और अपस्थ के लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नया है? एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। समझ में आ रही है कि नहीं बात? यस सर। ठीक, अब बताइए, ये तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात कर लिया हमने। अब मैं बोल ओरल ग्रुप नया बना है कि नहीं बताओ तो। ये देखो ओरल ग्रुप ये भी है, ओरल ग्रुप ये भी बन गया। दो नए ओरल ग्रुप भी तो बन रहे हैं ना। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग अगले कमेंट के रूप में। यहाँ पर तो पूरा ओरल ग्रुप के साथ साथ पूरा बकल स्ट्रक्चर ना, जो भी ओरल ग्रुप के बाद वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी, साइटोस्टोम, फेरिंग्स, इसके बाद फूड वैक्यूल, सब नया बनेगा। टू न्यू बकल स्ट्रक्चर also reappear। ओरल ग्रुप तो बन गया था बाहर का, उसके बाद जो वेस्टिब्यूल था, इसको यहाँ लिख दूं क्या? यहाँ लिख देता हूँ ना। ओरल ग्रुप तो बन ही चुका था, ये देखो ये ओरल ग्रुप तो बन ही चुका था। देखो ये ओरल ग्रुप बन चुका था। अब बकल स्ट्रक्चर मतलब ये अंदर वाला, देखो ये बकल स्ट्रक्चर, बकल स्ट्रक्चर शॉर्टकट लिखा हूं, बकल स्ट्रक्चर। ओरल ग्रुप के साथ साथ बकल स्ट्रक्चर भी बन गए। लिख दे रहा हूं ना मैं, पास पास रहेगा, आपको याद रहेगा। टू न्यू बकल स्ट्रक्चर आल्सो रीअपियर, पुनः दिखाई दिए, जो पहले थे वैसे पुनः दिखाई देना शुरू हो गए। चलिए ये हो गया। अब जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक उसी समय पैरामीशियम के बीचों बीच अब कंस्ट्रक्शन फोरो बनना शुरू हो जाता है। मतलब कहाँ पे? पैरामीशियम के बीचों बीच, कहाँ पे देखिए। अब इस पैरामीशियम को फोकस करिए, जूम कर रहा हूं, देखिए ये दिख रहा है कंस्ट्रक्शन, देखो तो ये दब रहा है ना, यहाँ पर नहीं था, देखो यहाँ पर था नहीं, लेकिन यहाँ पर बन गया। देखो ये सब प्रोसेस तो चल रहा है, बीच में जो हो रहा है। साथ ही साथ पैरामीशियम के मिडिल पोर्शन पर बीचों बीच कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया, दबना शुरू हो गया। अब यहाँ से जब दबेगा तो क्या होगा, ऐसे पूरा दो भाग में बांट देगा इसको। जब दो भाग में बांटेगा तो आधा साइटोप्लाज्म इधर चला जाएगा, आधा साइटोप्लाज्म इधर आ जाएगा। अब दो अलग अलग पैरामीशियम के टुकड़ों के रूप में बन जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक, लिख चलिए कमेंट को यहाँ पर। इन द सेम टाइम, सेम उसी समय पर ना, एक कंस्ट्रक्शन फुरो मतलब क्या होता है भाई, एक दरार बनने लगता है। appears, ठीक, नियर द, कहां पे? नियर द मिडिल ऑफ बॉडी, बॉडी के बीचों बीच। ठीक, अब ये धंसते जाता है, डीप होते जाता है, गहरा होते जाता है। देखो तो धीरे धीरे गहरा होते जाएगा। ये देखो ये इससे इससे देखो, यहाँ पर देखो तो और गहरा होकर दिख रहा है आपको। ये देखो यहाँ पर देखो, मैं जूम कर रहा हूँ, देखो
यहाँ पर देखो कम दबा था, यहाँ पर ज्यादा दब के दिख रहा है ना, और इतना दब गया कि ये दो भाग में टूट गया। फिर देखो तो डीप होते जाता है, ये जो कंस्ट्रिक्शन है ना वो डीप होते जाता है। इट डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली फाइनली क्या हुआ, द साइटोप्लाज्म is completely divided, completely divided, पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। रिजल्ट में क्या होगा बोलिए तो, रिजल्टिंग इनटू कितना पैरामीटर बन जाएंगे, 2 इंटू 2, दो पैरामीटर ना, इंटू 2 डॉटर पैरामीटर, दो पैरामीटर बन गए। ये देखो कितना पैरामीटर पर, 2 डॉटर पैरामीटर। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ अलग कलर से, ये देखो दो पैरामीटर बन गए भाई, जिसमें से एक पैरामीटर को क्या नाम दे रहे हो आप, रोटर, आगे वाले हिस्से से बनने वाले पैरामीटर को, पीछे वाले हिस्से से बनने वाले पैरामीटर को पिछले, ये नाम देते हैं हम लोग। ठीक, चलिए यहाँ पर कर रहा हूं मैं, क्या बोला था मैं, ऑफ द टू डॉटर पैरामीटर, इन दोनों में से बोल रहा हूँ, ऑफ द टू डॉटर पैरामीटर, बताइए जो एंटीरियर हाफ से बना हुआ है, फॉर्म फ्रॉम एंटीरियर हाफ, जो आगे वाले हिस्से से बना है क्या कहलाता है, रोटर, और जो पीछे वाले पार्ट से बना है, फॉर्म फ्रॉम पोस्टीरियर हाफ, क्या कहलाएगा भाई ये, और पिछले। ठीक, अब धीरे धीरे ये साइज में बड़े होते जाएंगे भाई। अभी तो ये पैरामीटर को 20 से काटे हो तो ये तो आधा आधा होगा ना, तो साइज तो छोटा होगा अपने ओरिजिनल पैरामीटर से। ओरिजिनल पैरामीटर में यदि ये मान लीजिए बोल रहा मैं, ये 2 सेंटीमीटर का है, समझाने के लिए बस, उतना तो नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर का है, तो ये जो दो पैरामीटर बनेंगे कितने कितने क्या होंगे, 1-1 सेंटीमीटर के होंगे, बीच टूट रहे हैं ना, तो अपने पैरेंट से तो छुटे हुए ना साइज में, तो पैरेंट के जैसे कैसे होंगे, धीरे धीरे फिर साइज में क्या हो जाएगा इनका, इंक्रीज होगा साइज, फिर धीरे धीरे अपने पैरेंट के जैसे साइज के हो जाएंगे। चलिए एक कमेंट और लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, दिस ग्रो, ये बढ़ेंगे टू फुल साइज, अगर पूरा बड़े साइज के हो जाएंगे अपने पेरेंट जैसे दिखने लगेंगे, तो फिर उसमें दोबारा क्या होने लगेगा, फ्यूजन फिर हो जाएगा, फिर एक से फिर दो बन जाएंगे। ये भी जो दो बने हैं ना, जैसे अपने पेरेंट के जैसे साइज का हो जाएगा ये, फिर डिवीजन होगा इसमें, ये भी जो अपने पेरेंट के साइज का फिर डिवीजन होगा ऐसे, ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा और बाइनरी फ्यूजन होता रहेगा।
ठीक, एंड डिवाइड अगेन बाय फिजन। ये इतना यदि समझ में आया आप लोगों को तो यस करके भेजें। Yes, sir. ठीक, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे देखो भाई, कुछ स्पेशल चीजें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। वो चीजें क्या है? कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं उसको लिख दे रहा हूं। की पॉइंट्स मतलब हो गया कुछ स्पेशल चीजें हैं यहाँ पर जिसको दिमाग में रखना है। क्या? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर पैरामीशियम कॉर्डिटम की बात कर रहा हूँ। पैरामीशियम कॉर्डिटम, अब जो मैं बोलूंगा इसके लिए बात करूंगा, है ना। मैं बोला कि एक दिन में 2 से 3 बार डिवाइड होता है। ये 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी डिवाइड हो सकता है। देखो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, डिवाइड। डिवाइड मतलब कौन सा फिजन की बात कर रहा हूं मैं? बाइनरी फिजन ना। दो से 3 बार, 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार पर डे। पर डे का मतलब समझते हो? एक डे मतलब कितना घंटे? 12 घंटे लाइट और 12 घंटे नाइट, 24 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। याद रखना इसको ना। एक दिन का मतलब 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात की बात करते हैं हम लोग, ठीक। तो 24 घंटे में 2 से 3 बार डिवाइड होता है। लेकिन इसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, एक बार प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लगभग आधे घंटे का समय लगता है। मतलब मिनट में बोलूं तो 30 मिनट का समय लगता है। क्या समझे मेरी बात? प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है? 30 मिनट। प्रोसेस कंप्लीटेड इन अबाउट कितना? 30 मिनट। 30 मिनट में तो आधे घंटे, आधे घंटे याद रहेगा आपको, है ना। तो मैं क्या बोला है, 2 से 3 बार डिवाइड होता है। ठीक, 2 से 3 बार डिवाइड होता है 24 घंटे में, और एक बार प्रोसेस पूरा करने में ये 30 मिनट का समय लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 24 घंटे में वो हर आने वाले 30 मिनट में डिवाइड नहीं हो रहा है, वो बीच में गैप लेता है। भाई खाना पीना भी तो करेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इधर देखो तो कि इसको ये करने में 30 मिनट लगा। और याद रखना एक चीज, मैं मतलब प्रोसेस होने में 30 मिनट का समय लगता है बोला था आपको, ठीक। लेकिन पैरामीशियम को सेपरेट होने में यहां से लेकर यहां तक का जो समय है लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। समझ मेरी बात? प्रोसेस होने में आधे घंटे लगता है, लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि पैरामीशियम को सेपरेट होने में कितना लगता है बोलने पर लगभग 1 आध घंटा वही लग जाता है।
कि पैरामेसियम अलग हो जाए, 1 से 2 पैरामेसियम बन जाए, उसके लिए 1 घंटे का समय लग जाता है। आप ये समझ लीजिए ये प्रोसेस होने में कितना समय लगा, यहीं पर कर दे रहा हूं मैं, प्रोसेस होने में कितना समय लगा, 30 मिनट, यहाँ कर दे रहा हूं मैं, यहाँ पर और यहां से यहां सेपरेट होने में पैरामेसियम सेपरेट हो रहा है, देखो तो ये सेपरेट होने में लगभग उसको 1 घंटे का समय लग जाता है, 1 से ज्यादा भी लग सकता है, 1 या मोर देन 1 आवर्स, एक या 1 से ज्यादा समय भी लग सकता है। तो इसको एक साथ क्या लिख सकते हैं, इसको अच्छे से शॉर्टकट में क्या लिखेंगे हम लोग, या तो 1 घंटे या 1 से ज्यादा, ऐसे कहते हैं ना, और क्या होने में, सेपरेट होने में, याद रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं बोला प्रोसेस होने में आधे घंटे, प्रोसेस होने के बाद सेपरेट होने में, 2 पैरामेसियम बनने के बाद अलग होने में उनको 1 घंटे कम से कम और लगेंगे। यहां पर लिख दे रहा हूं, सेपरेशन of daughter paramecia, टेक कितना टाइम, 1 और या मोर देन 1 आवर, 1 या 1 से ज्यादा। क्लियर है इतना भाई आप लोगों का, यस सर। ठीक, ये सब टाइम याद रखना आप लोग, है Yes, ना। sir. चलिए मैं Yes, बस sir. इसको सेव करता हूँ। चलिए एक शब्द आता है हमारे पास, क्लोन। क्लोन क्या होता है, जैसे ये दोनों क्लोन है, ये दोनों क्लोन है, क्लोन क्या कहलाता है कोई बताएंगे, Copy, sir. Genetically identical. और कोई, सेम टू सेम। देखो क्लोन किसको बोलते हैं, यदि किसी एक ही पेरेंट से एसेक्सुअली बनने वाले जितना भी इंडिविजुअल होते हैं उन सबको आपस में ये क्लोन कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोटर पैरामेसिया एंड ओपिस्थो पैरामेसिया क्लोन है कि नहीं है, Yes, sir. क्लोन है ना, क्यों क्लोन है, क्योंकि एक तो ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुए हैं और एक ही पैरामेसियम से बने हैं। तो प्रोटर एंड ओपिस्थो इक्वल टू क्या लिख दूं मैं इसको, क्लोन्स, दोनों के आपस में क्लोन्स हैं। क्यों क्लोन्स है मैं नीचे लिख रहा हूं। चलिए प्रोटर एंड ओपिस्थे पैरामेसिया आर
क्लोन्स, बिकॉज, बताए भाई, बिकॉज बोथ आर produced from same parent, सेम पेरेंट से बने हैं। कौन से प्रोसेस से बने हैं बोलने पर? बोलो, एसेक्सुअली कि सेक्सुअली? Asexual reproduction, sir. बाय एसेक्सुअली। ठीक, जहां पर कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं था, इसलिए क्या कहलाएंगे? क्लोन्स कहलाएंगे। तो मैं क्या बोला, क्लोन्स उन सभी को क्लोन्स कहते हैं जो एक ही पेरेंट से बनते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बनते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही पेरेंट से बने हुए सारे के सारे बच्चे में जीनोम तो सेम जाएगा ना। जो मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस यहां था वो तो यहां भी होगा और यहां भी होगा, तो ये तो सेम होंगे ना दोनों। तो जेनेटिकली अगर देखा जाए, जीन की बात करें अगर हम, तो दोनों पैरामीटर में जेनेटिकली सेम है कि नहीं? जब दो नए बने हैं दोनों जेनेटिकली सेम है कि नहीं? क्योंकि एक ही पेरेंट से बना हुआ है और एक ही पेरेंट की न्यूक्लियस दोनों में है, तो ये तो सेम हो गया ना फिर। तो ऑल क्लोन्स आर सेम विद रेस्पेक्ट टू जीनोम। जीनोम के परिप्रेक्ष्य में बात करोगे तो जितना भी क्लोन्स होते हैं सब जेनेटिकली समान होते हैं। समझ में आया? हाँ या ना? आ गया सर। यस सर। ठीक, यहाँ लिख दो, ऑल क्लोन्स आर genetically same because all member produced from single parent, एक ही पेरेंट से बने हैं सबके सब, इसीलिए सबका जीनोम सेम होगा। तो जेनेटिकली जीन की बात करोगे तो सब में समान जीन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बात कर सकते हैं इतने में। और ये हो गया हम लोग का क्या? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन नाम क्यों दिया? क्योंकि वो ट्रांसवर्सली ऐसे कट रहा है और दो बन रहा है, इसलिए बाइनरी। फ्यूजन मतलब कटना, ट्रांसवर्स मतलब पूरी लंबाई के 90 अंश के कोण पर कटना, ट्रांसवर्स कटना होता है। ट्रांसवर्सली कटेगा, दो पैरामीटर बनेगा, इसलिए उसको हमने नाम दिया ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, या इसको हमने बोला था हॉरिजॉन्टल बाइनरी फ्यूजन। एक बार फाइनली यस करके भेज देंगे आप लोग। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। क्या उसी पैरामीटर में कंजुगेशन भी होगा? बोलो, कुछ बोल रहे हो तुम, आवाज तुम्हारा ना क्लियर नहीं है। मैं बोल रही हूँ सर कि जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है उसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। बिल्कुल, पैरामीटर तो वही है ना। मैं बोला ना, कंडीशन पे डिपेंड करता है। सब कुछ खाना पीना ठीक ठाक है तो क्या होगा? टेम्परेचर ठीक है, फूड अच्छे से मिल रहा है, तो क्या होगा? उसमें कौन सा प्रोसेस चलेगा? फेवरेबल कंडीशन है तो बाइनरी फ्यूजन चलेगा। कुछ पैरामीटर होते हैं जिसमें अलग प्रोसेस चलता है, बताऊंगा आगे। और कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जिनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलते हैं तो कंजुगेशन थ्रू कर देते हैं। ठीक है ना? खाना पीना कम हो गया, भूखमरी की स्थिति आ गई,
या एक ही प्रकार के बैक्टीरिया खाने को मिल रहा है उनको और कोई दूसरा नहीं मिल रहा है, तो कंजुगेशन शुरू कर देते हो। कंजुगेशन होने के लिए बहुत सारी शर्तें हैं, तब हो पाएगा, मतलब बहुत सारे कंडीशन होना चाहिए उसके लिए, तब हो पाएगा। ठीक, इसी पैरामीटर में होगा। अब पैरामीटर अलग से कहाँ लाओगे, लेकिन वो समय पे डिपेंड करेगा कब क्या होगा। और किसी को कुछ पूछना है? सुनीता मैडम? नहीं सर, क्लियर है। ठीक, मतलब दिमाग से क्लियर है कि दिमाग में क्लियर है? मतलब समझ में आ गया। ठीक है, मुझे भी समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी Yes, बच्चों का sir. बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। Thank you, sir. Night, sir. थैंक यू सर।